हेलो नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी, आपके एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। जैसे कि हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी क्लास 10th बायोलॉजी की, जिसमें मैंने एनालिसिस किया था कि बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की एक वीडियो बनाई गई थी जो आप तक पहुंचाई गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि कुछ टॉपिक्स बायोलॉजी के हैं क्लास 10th के जो काफ़ी महत्वपूर्ण परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि जो है, जैसे कि हमने कहा था कि ग्रेगर जार मेंडल सर का जीवन परिचय, प्रतिवर्ती चाप क्या होती है, ठीक है, और लैंगिक और अलैंगिक जनन में स्पोर फॉर्मेशन आया था। ठीक है, जिसे राइजोपस बीजाणु जनन के नाम से पूछा गया था। ठीक है, मानव डाइजेस्टिव सिस्टम आया था। हालांकि हम लोगों ने सारा ओवरऑल जो है पेपर कंप्लीट कर लिया था। पारतंत्र मैंने लास्टली बताया था आपकी, पारतंत्र पढ़ के जाना है कि पारतंत्र होता क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस किए और ओवरऑल पूरा बायोलॉजी का पेपर अपने यहाँ एनालिसिस के द्वारा फंसाया गया था और अच्छे से आया भी है। ठीक उसी प्रकार की एक वीडियो हम लोग लेकर के आ रहे हैं जो सोशल साइंस की है, और यकीनन कह सकते हैं कि उस वीडियो से बेहतर इस वीडियो का रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि इसमें हम वो सारे टॉपिक लिखेंगे और समझेंगे जो बायोलॉजी के अपेक्षा जो है, अगर देखें कि उसमें तो मान लीजिए कि ठीक है पूरा ओवरऑल कंप्लीट किया था, इसमें हम वो सिर्फ वही टॉपिक लेकर के आए हैं एसएसटी के जो सबसे ज़्यादा अब तक के पूछे जा रहे हैं। जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है यूपी बोर्ड की पैटर्न पर अगर देखें तो कुछ क्वेश्चन एसएसटी के ऐसे हैं जो हर एक सेट में आपको मिलने से रहे हैं ना। तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और क्वेश्चंस जो है हम लोग डिस्कस करेंगे किसके, सोशल साइंस के। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी पहली यूनिट जो है समकालीन भारत की। अगर बात करते हैं ना, समकालीन भारत और विश्व का इतिहास, शायद यही हमको लगता है पहली यूनिट है। और उस यूनिट का जो पहला चैप्टर है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना। सबसे पहले अगर बात करते हैं राष्ट्रवाद एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो वाद जो चीज़ होती है, वो वाद का मतलब क्या होता है, एक पूरी की पूरी जो है कह सकते हैं कि कल्पना दी गई है, परिकल्पना दी गई है, वहाँ पर समझाया गया है कि मतलब जो है ये एक पैटर्न है और जिसके तहत आपको ये समझना है कि उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु और विचारों का जो उदय हुआ वो सारी चीज़ें एक बन करके वाद के रूप में। ठीक है, राष्ट्र और वाद, राष्ट्र का मतलब वो देश का ठीक है, और वाद अगर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का मतलब किसी चीज़ का बेटा विकसित होने से होता है, और राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति एक प्रकार से देखें तो लगाव, है ना, कहते हैं लगाव। तो अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति जो विचार और भावनाओं का उदय हुआ वही लास्ट में एक टॉपिक बन गया जिसका नाम रखा गया राष्ट्रवाद। क्या इससे पहले राष्ट्रवाद नहीं था? बिल्कुल बेटा, इससे पहले राष्ट्रवाद नहीं था। क्यों नहीं था? अगर हम बात करें तो जो पूरे देश थे, ठीक है, वो एक पूरे देश के अंदर जो है अलग अलग खंडों पर, अलग अलग जो है क्षेत्रों पर कह सकते हैं अलग अलग राजा हुआ करते थे। ठीक है, तो ना उस देश की कोई पहचान हुआ करती थी और ना ही उन राजाओं की कोई पहचान हुआ करती थी, क्योंकि वो रजवाड़े बना के रहते थे। मान लीजिए सपोज दैट करिए कि ये भारत है, ठीक, मैं जो बना रहा हूँ देख लीजिए भारत बना दिया। ठीक है, अगर हम बात करें समझने के बेस पर, ठीक है, तो मान लीजिए भारत के अलग अलग राज्य हो गए, उन्नाव हो गया, कन्नौज हो गया, ठीक, आपका जो है दिल्ली हो गया, ठीक है, महोबा हो गया, ठीक है, ये सब जो क्षेत्र थे, ठीक है, अब इन सब क्षेत्रों में क्या हो रहा है, अलग अलग राजा राज करते थे। ठीक, जैसे दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान हो गए, ठीक है, कन्नौज में जयचंद हो गए, ठीक, परमाल हो गए, ठीक है, ये सब लोग अलग अलग क्षेत्रों पर क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे। वहाँ पर भारत की कोई एक जो है पहचान नहीं थी कि ये भारत है भाई, इसका कोई झंडा है, इसका कोई राष्ट्र है, इसकी कोई ड्रेस है, इसकी कोई पहचान है, ऐसा कुछ भी नहीं था भाई। क्यों? देश था ही, देश के अंदर ही राजा लोग राज कर रहे थे, और ये राजा लोग का मानना था कि जो है हमारा क्षेत्र है और इस क्षेत्र पर जो हम राज कर रहे हैं, ठीक है, तो इनकी एक अपनी पहचान होती थी। तो एक देश में 1000 राजा हो गए, अब 1000 राजाओं की अपनी अपनी पहचान हो गई, तो उस देश की कोई पहचान नहीं रहती थी। तो लोग, जो देश के लोग थे, उन लोगों के अंदर एक भावना का उदय हुआ भाई कि क्यों ना हमारा एक देश हो, क्यों न हमारा एक झंडा हो, क्यों न हमारा एक राष्ट्रगान हो, क्यों न हमारा एक जो है कह सकते हैं कि जो है राष्ट्र चिन्ह हो, इन सब चीज़ों, क्योंकि हमारा देश होना चाहिए। अगर हम बाहर निकल के जाएंगे किसी अन्य देश में तो क्या कहेंगे कि राजा जो है पृथ्वीराज चौहान के राज्य से मैं आया हूँ, नहीं कह सकते ना, हम कहते हैं हम भारत से आए हुए हैं, क्योंकि भारत क्या है, भारत एक जो है बड़ा एशिया का देश है। ठीक है, तो हमारी पहचान जब होती है तो हम हमारे देश से होती है, तो हमको ऐसा कुछ करना चाहिए कि हमारे देश से जो है, हमारे देश से हमारी पहचान हो। ठीक है, अब ये सिस्टम के लिए क्या किया गया, उनके अंदर एक भावना का उदय हुआ, वही उदय बेटा बाद में बन गया राष्ट्रवाद। ठीक, तो राष्ट्रवाद की भावना का उदय किस देश के लोगों के अंदर सबसे पहले हुआ, तो सबसे पहले यूरोप के लोगों के अंदर हुआ। ठीक, यूरोप में कहाँ पर हुआ बेटा, फ्रांस में हुआ। ठीक है, अब यूरोप के अंदर अलग अलग राज्य हुआ करते थे, उस राज्य में बेटा अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में सबसे पहले यूरोप में फ्रांस में सबसे पहले क्या हुआ, जो राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। ठीक है, फ्रांस के लोगों ने राजा के खिलाफ जो है लुई सोलह था,
आप लोगों ने पढ़ रखा होगा लुईस उल्वा के बारे में, उसके खिलाफ क्रांति की गई, ठीक है, कि हमें हमारा देश चाहिए, हमारी एक देश की पहचान चाहिए, ठीक है। तो आपको यूरोप में राष्ट्रवाद में बेहतरीन ढंग से पढ़ा हुआ है, सिर्फ आपको एक बार रिवीजन करना है। रिवीजन के तौर पर करना क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे इस बार बोर्ड एग्जाम में जो आने वाला हो सकता है वो जर्मनी का एकीकरण हो सकता है। ये आपको पढ़ करके जाना है कि जर्मनी का एकीकरण पूरी तरीके से आना ही चाहिए। उसके बाद आपको बिस्मार्क के बारे में पता होना चाहिए, बिस्मार्क कौन था, इसने क्या किया, ठीक है। उसके बाद फ्रांस, ठीक, ध्यान से बोला, फ्रांस और इंग्लैंड की क्रांति जो है, इन दोनों क्रांतियों को आपको ढंग से पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद क्रांति के कारण, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है कि जो फ्रांस की क्रांति हुई है, ये क्रांति किस वजह से हुई। क्वेश्चन बनता है फ्रांसीसी क्रांति के कारण बताइए, ठीक, ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, फ्रांसीसी क्रांति की जो है विशेषताएं क्या थी। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है फ्रांसीसी क्रांति के कारण जो है फ्रांस की आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पढ़ के जाना है, यानी प्रभाव मैंने लिख दिया है, कारण किस कारण से फ्रांस और इंग्लैंड की क्रांति हुई और क्रांति की क्या विशेषताएं थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए कि फ्रांस और इंग्लैंड की जो क्रांति हुई है वो किस वजह से हुई है, ठीक है। क्रांति के कारण जो क्या थे, ठीक है। क्रांति के उपरांत जो क्रांति होने के बाद जो प्रभाव पड़ा वो धर्म के क्षेत्र पर क्या पड़ा, राजनीति के क्षेत्र पर क्या पड़ा, ठीक, अर्थ के क्षेत्र में क्या पड़ा। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। उसकी बात करते हैं इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण कैसे हुआ और किसने किया। एक मेजनी नाम सुना होगा आपको, उसके बारे में, जोसेफ मेजनी के बारे में जानना चाहिए और ढंग से पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट की, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट के सिविल कोड ये आ सकता है, ठीक, ये आने वाला क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है। नेपोलियन सिविल कोड, कितने नेपोलियन सिविल कोड थे, नेपोलियन सिविल कोड होता क्या है, या फिर पूछ ले सिविल कोड ही क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है पढ़ के जाना ही है, ठीक है। तो अगर ऊपर यूरोप में राष्ट्रवाद की बात करें तो आपको 5 चीज़ें पढ़कर जाना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना। पहला क्या है, जर्मनी का एकीकरण, बिस्मार्क कौन था, ठीक है। फ्रांस इंग्लैंड की क्रांति के कारण प्रभाव एवं विशेषताएं आपको बतानी है। इटली का एकीकरण कैसे हुआ, किसने किया, ठीक। उसके बाद आता है नेपोलियन बोनापार्ट और सिविल कोड। तो यहाँ पर आप एक बार अगर इसको चाहो तो स्किप कर सकते हो, चाहो तो, लेकिन इसको पढ़ करके ही जाना। सिविल कोड आपको आने ही चाहिए, ठीक है। यानी कि इसने ही हटाया था जन्मसिद्ध अधिकार किसी को नहीं दिया जाएगा, है ना, वही तो बताया था कि जन्मसिद्ध अधिकार किसी को नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद, इसके बाद आपका दूसरा चैप्टर आता है भारत में राष्ट्रवाद। तो देखो राष्ट्रवाद शुरुआत कहाँ से हुई थी, यूरोप में शुरू हुआ था। और यूरोप में जब शुरू हुआ ये भाई, यूरोप के लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि भाई हमारा एक देश होना चाहिए, हमारा एक झंडा होना चाहिए, हमारा एक जो पहचान होनी चाहिए। ये चिंगारी सिर्फ यूरोप तक ही सीमित ना रही, ये पूरे जो है यूरोप के साथ साथ पूरे एशिया के देशों में भी फैल गई, ठीक है। तो जब यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ तो जस्ट उसके बाद भारत में राष्ट्रवाद होना शुरू हो गया, ठीक है। अब भारत के लोगों के अंदर एक विचारधारा है क्योंकि हमारा भी एक देश होना चाहिए, हमारी भी एक पहचान होनी चाहिए, हमारा एक जो है राजा होना चाहिए, 1000 राजे नहीं होने चाहिए, हमारा एक राजा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं भारत में भी शुरू हो गई, तो इसका नाम दे दिया गया भारत में राष्ट्रवाद का उदय। अब इसमें आपको क्या पढ़ना, इसमें देखो सबसे पहले सब पढ़ना आपको साइमन कमीशन। क्या पढ़ना है, साइमन कमीशन पढ़ना है, ठीक। साइमन कमीशन क्यों आया, ठीक है, कब आया, इसकी डेट ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। साइमन कमीशन कब आया, ये जो डेट होती है ये ऑब्जेक्टिव डेट बन सकती है OMR पर, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया, ठीक है। साइमन कमीशन का विरोध में लाला लाजपत राय की जो है डेथ हो गई थी ना, उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई थी लाहौर में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो है इसके विरोध की क्या कारण थे, क्यों भाई साइमन कमीशन को नहीं आने दिया गया, ठीक है। साइमन कमीशन की जो गठन किया गया था, कब किया गया था और कहाँ किया गया था, तो ये भी आपको आना चाहिए। उसके बाद आता है असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे और प्रभाव क्या था। भाई असहयोग आंदोलन ही भारत की आज़ादी का सबसे प्रमुख आंदोलनों में से एक आंदोलन माना जाता है। ये बात समझ में रहे हो ना, भारत की जो कह सकते हैं आज़ादी के जितने प्रमुख आंदोलन गांधी जी ने किया था, ठीक है, उसमें से सबसे प्रमुख अगर मुझसे कहा जाए कि आप कौन सा चुनोगे तो हम भाई असहयोग आंदोलन चुनेंगे। असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था कि देखो अगर पूरी गवर्नमेंट किसी देश को किसी देश में चलाना है, मान लीजिए अगर इंग्लैंड के लोग अगर यहाँ पर सरकार चला रहे हैं तो वो चला कैसे रहे हैं। तो एक चीज़ समझ में आए कि देखो कहीं ना कहीं भारत के लोग उनकी मदद कर रहे हैं। कैसे मदद कर रहे हैं, मान लीजिए इंग्लैंड के जो है लोगों ने यहाँ स्कूल बना दिया है, ठीक है, ठीक, हॉस्पिटल बना दिया है, ठीक है। तो वहाँ पर काम कौन कर रहा है, वहाँ पर भाई इंडियन ही काम कर रहा है ना, वहाँ भारतीय लोग ही काम कर रहे हैं ना। उनका डॉक्टर भारतीय है, उनका वकील भारतीय है, उनका मास्टर भारतीय है, ठीक है, उनका ड्राइवर भारतीय है, सब तो भारत के लोग काम कर रहे हैं। तो बाबूजी ने कहा था कि भाई ऐसा करते हैं कि पूरे भारत के लोगों को रोक लेते हैं कि इनका तुम काम ही ना करो। जब इनकी काम नहीं करोगे तो सरकार ऑटोमेटिक रुक जाएगी, यानी कि इनका सहयोग मत करो। तब ये आंदोलन चला था, कौन सा, असहयोग
असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन की वजह से ब्रिटिश सरकार पूरी एकदम से बौखला गई थी कि भाई अब क्या होगा जब ये लोग हमारे यहाँ काम ही नहीं करेंगे। अब ये तो इंग्लैंड से सारे आदमी यहाँ ला नहीं सकते हैं, ठीक है, ये तो है नहीं कि वहाँ से डॉक्टर ले आए, मास्टर ले आए, टीचर ले आए, ठीक, कारपेंटर ले आए, सब कुछ ला नहीं सकते यहाँ पर, कहीं ना कहीं यहीं के लोगों को हायर करेंगे, तो यहाँ के लोगों ने काम करना ही छोड़ दिएंगे। तो जब उन्होंने काम करना छोड़ दिया तो इंग्लैंड की सरकार को कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा कह सकते हैं कि धक्का लगा इस चीज़ से, ठीक है। तो आपको ये असहयोग आंदोलन पूरी तरह से आना चाहिए, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक, ये आपको आना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया, किसने चलाया, कैसे चलाया, ये चीज़ आना चाहिए, और भारत छोड़ो आंदोलन के क्या प्रभाव पड़े, ये भी चीज़ आपको बेहतरीन ढंग से आनी ही चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था, ये बिल्कुल, और ये मतलब रॉलेट एक्ट यानी रॉलेट अधिनियम, कभी कभी पूछ लेते हैं कि रॉलेट अधिनियम से आप क्या समझते हैं या रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, तो ये भी चीज़ आपको आनी चाहिए कि रॉलेट एक्ट है क्या एक्चुअल में। सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि रॉलेट एक्ट है क्या, कम से कम शब्दों में आपको बताना है। अब बात करते हैं सत्याग्रह, ठीक है। सत्याग्रह का अर्थ बताइए, कहते हैं सत्य की तरफ आग्रह, ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे सत्य की तरफ आग्रह, ठीक है। गांधी जी का योगदान, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, गांधी जी का योगदान आज़ादी में, क्वेश्चन पूछते हैं भारत की आज़ादी में गांधी जी का योगदान क्या है, ठीक है, तो इसको बहुत बेहतरीन शब्दों में आप सभी को लिखना है, समझाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक। अब बात करते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, ठीक, ये क्वेश्चन बनता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं, एक क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रवाद से मैंने आपको समझा दिया, कितने टॉपिक हैं, साइमन कमीशन, असहयोग, भारत छोड़ो आंदोलन, रॉलेट एक्ट, सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगर ये आपको इस चैप्टर से कंप्लीट है तो इससे ज़्यादा कुछ वहाँ पर नहीं आने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं, आपका तीसरा चैप्टर आता है सोशल साइंस में, अगर देखें सृष्टि में, तो भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ठीक है। भूमंडलीकृत विश्व के बनने के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है, मैंने जो आ सकता है वही मैंने रखा, इसमें बिल्कुल एनालिसिस करके कार्नला, ठीक है, मक्के पर जो नियम लगाया गया था, कार्नला आपको आना चाहिए। रिंडरपेस्ट बीमारी आनी चाहिए। सर रिंडरपेस्ट क्या है, रिंडरपेस्ट एक मवेशी मतलब जानवरों में फैलने वाली बीमारी थी, ठीक, और यानी कि इसको और मवेशी रोग के नाम से पूछ सकते, तो यानी ये दोनों एक ही हैं, ठीक, चाहे रिंडरपेस्ट के नाम से पूछे चाहे मवेशी रोगों के बारे में पूछे, तो ये दोनों एक ही चीज़ है, और कह सकते हैं कि ये दोनों एक ही हैं, लेकिन ये ज़्यादा आते हैं, ठीक है। रिंडरपेस्ट के नाम से ज़्यादा पूछा जाता है, और ये जानवरों में फैल गई थी, काफ़ी मतलब भयानक बीमारी थी ये, ठीक है। अब बात करते हैं विश्व युद्ध, ठीक, इसमें प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध दोनों आपको पढ़ने हैं। पूछा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध है क्या, ठीक है, कारण क्या था, किस कारण किस वजह से ये विश्व युद्ध हुआ। विश्व युद्ध चलो हो गया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन ये बनता है कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या थे, क्या मतलब विश्व युद्ध हुआ तो उसके क्या परिणाम। अब विश्व युद्ध की वजह से भारत की राजनीति पर और पूरे विश्व की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़े, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। या प्रथम विश्व युद्ध या विश्व युद्ध की वजह से आर्थिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में तथा राजनीतिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा इसका, भाई ये विश्व युद्ध हुआ इसकी वजह से क्या हुआ, बेटा इसी विश्व युद्ध की वजह से महामंदी आई थी, अगर विश्व युद्ध नहीं होता तो महामंदी नहीं आती, ठीक है। अब बात करते हैं, इसी का एक क्वेश्चन आता है ब्रेटन वुड्स समझौता, ठीक है, तो आपको पढ़ के जानना है ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है, ये आपको पूरी तरीके से आना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ से अगला आता है महामंदी का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अब सोचो महामंदी जब हुई तो महामंदी किसकी वजह से हुई, तो मैंने कहा भी ना विश्व युद्ध हुआ। अब विश्व युद्ध में इतना पैसा लगा कि पूरे विश्व में महामंदी छा गई, ठीक है। अब महामंदी की वजह से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ा, तो सीधा सीधा आदमी कह देगा भैया अर्थव्यवस्था घट जाएगी, जब महामंदी होगी तो अर्थव्यवस्था घटी जाएगी भाई, ठीक है। उसके बाद विश्व की अर्थव्यवस्था आपको पढ़ना है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इन दोनों में से आपको ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। महामंदी का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक, अगर चाहो तो आप विश्व की अर्थव्यवस्था पढ़ लेना, वरना जो है छोड़ देना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं औद्योगिकरण का युग, ठीक। औद्योगिकरण के युग में आपको एक ही चीज पढ़ना है, जब औद्योगिकरण का युग आया तो उसमें एक ही क्वेश्चन बनता है, और मैंने एक ही क्वेश्चन रखा इस चैप्टर से कि अंग्रेजों ने भारत में कपड़ा उद्योग को कैसे नष्ट किया, ठीक, ये चीज आपको समझना है। देखो भारत में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया था, और इसमें कपड़ा उद्योग को नष्ट कर दिया था, ठीक। क्यों नष्ट कर दिया गया था, क्योंकि वो वहाँ के कपड़े यहाँ बेचना चाह रहे थे, ठीक है, और कई भी रीजन थे, ठीक है। तो आपको ये अभी आपको समझना है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में अंग्रेजों ने कपड़ा उद्योग कैसे नष्ट कर दिया, ठीक है, तो ये आपको आना ही चाहिए। उसके बाद एक और आता है चैप्टर आपका मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ठीक है। इसमें से एक चीज है गुटनबर्ग, ठीक, जोहानसन गुटनबर्ग के बारे में पढ़ना, जिन्होंने छापे खाने का आविष्कार किया था, ठीक है, यानी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। उन्हीं की वजह से मुद्रण संस्कृति में क्या हुआ था बेटा, बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। मुद्रण संस्कृति क्या है ये कमेंट सेक्शन में बताओ। इनकी जो प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने छापा था, चल छापेगा नहीं थी, मतलब चलते हुए ये जो है छाप देते थे कोई चीज, इस प्रिंटिंग प्रेस का इन्होंने आविष्कार किया था। और इनके आविष्कार की वजह से बेटा क्या हुआ कि जो है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन
परिवर्तन हुआ, यानी कि जब प्रिंटिंग प्रेस की उन्होंने खोज की तो उसी की वजह से क्या हुआ, जो है पूरे मुद्रण संस्कृति में परिवर्तन आ गया। तो आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन यहाँ से पढ़ के जाना है, 5वें चैप्टर से एक पढ़ के जाना है, चौथे से एक पढ़ के जाना है। यानी कि चौथे में कौन सा है, अंग्रेजों ने भारत में कपड़ा उद्योग कैसे नष्ट किया ये, और 5वां चैप्टर आपका मुद्रण संस्कृति एवं आधुनिक दुनिया से एक ही चीज़ पढ़ के जाना है, वो क्या बेटा, गुटनबर्ग कौन थे, ठीक है, और इनका इतिहास पढ़ लेना बस ना। अब बात करते हैं इकाई दूसरी आपकी आती है भूगोल की, ठीक है। मैं कह सकता हूँ जिनकी थोड़ा सा हिस्ट्री अगर वीक है, अगर जिनका थोड़ा सा भी पोर्शन वीक है, वो मतलब अगर वो पहले इकाई नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर पहली इकाई में उनको दिक्कत है थोड़ी सी, तो सीधे सीधे भैया सेकंड यूनिट में भाग आए, ठीक है। यहाँ से पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, और यहाँ पर कम से कम चीज़ें ही पूछी जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछी जाती है, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछी जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें, पहला चैप्टर आता है भूगोल का संसाधन एवं विकास, ठीक है। संसाधन एवं विकास का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, 7 नंबर में आएगा, नहीं 5 नंबर में आएगा, ठीक है। अगर 5 नंबर में आता है तो क्वेश्चन पूछता है भारत की मिट्टी, भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, सभी का वर्गीकरण कीजिए तथा वर्णन कीजिए। तो आप लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली, ये सारी मिट्टी इसके अंतर्गत आपको लिखना चाहिए, और उसमें एक चीज़ और लिखना चाहिए, हर एक मिट्टी के अंदर जो फसल उगती है उसका नाम जरूर लिखना है, ठीक है। मृदा अपरदन क्या होता है, भूमि का कटाव, यानी कि अगर हम देखें कि अगर भूमि का कटाव किसी भी प्रकार से हो रहा है तो मृदा अपरदन ही कहलाता है। अगर मृदा का कटाव जल के द्वारा हो रहा तो जल अपरदन कहलाएगा, ठीक है। अगर वायु द्वारा हो रहा है तो वायु अपरदन कहलाएगा, ठीक। जानवरों के खुरों द्वारा हो रहा है तो जानवर पर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर हम इतना ध्यान रखें, मिट्टी का कटाव ही क्या है, मृदा अपरदन है, ठीक है। तो ये भी कभी कभी 2 नंबर में पूछता है कि मृदा अपरदन से क्या समझते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आपको बता देना है। अब दूसरा चैप्टर इसी का भूगोल का दूसरा चैप्टर आता है, उसका नाम है वन एवं वन्यजीव, ठीक है। दूसरे चैप्टर की अगर बात करें तो इसमें से एक क्वेश्चन आता है, विलुप्त जातियों से आप क्या समझते हैं, ठीक है भाई। जो जातियां विलुप्त हो चुकी हैं वो विलुप्त जातियां हो गई, ठीक। संकटग्रस्त जातियां कौन सी होती हैं, जो जातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं वो संकटग्रस्त हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, बाघ आपका हो गया, ठीक, तेंदुआ हो गया, इससे विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं, तो ये विलुप्त जातियों की उसमें श्रेणी में रखे जाते हैं। जैव विविधता क्या है बेटा, ठीक है। जैव विविधता क्या है, तो जीवों में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं वही जैव विविधता कहलाती है। यानी कि हम अगर एक तरफ घोड़ा देखें, दूसरी तरफ हाथी देखें, फिर जो है खरगोश देखें, फिर लोमड़ी देखें, फिर चूहा देखें, ये सब जीव है ना, इन सब जीवों में क्या पाई जा रही है, विभिन्नता पाई जा रही है, ठीक है। तो यही क्या है बेटा, जैव विविधता आपकी हो गई, ठीक है। यानी कि जीवों के बीच में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं वही क्या है, जैव विविधता है, ठीक। अब अगला आता है चिपको आंदोलन, इसी में आपको पढ़ना है। एक आंदोलन चलाया था, ठीक है, ठीक, जिसने आंदोलन चलाया था, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा, उनका जो है आपको ध्यान में रखना है कि सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या चलाया था, चिपको आंदोलन चलाया था। और कहाँ पर चलाया था, ये कब चलाया था, ये बिल्कुल भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि चिपको आंदोलन कब चालू हुआ था, ठीक, और किसने चलाया था। तो आपको ध्यान में रखना है, सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था, कब चलाया था, ये कमेंट सेक्शन में बताना है ना। अब बात करते हैं जल संसाधन के बारे में, ठीक। जल संसाधन से कोई वैसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं है, ठीक। अगर बनेगा तो एक ही क्वेश्चन बन सकता है, बनता ही नहीं है, अगर बनेगा तो एक ही क्वेश्चन बन सकता है, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, ठीक, ये क्वेश्चन बन सकता है। अगर बनेगा तो यहीं से बनेगा, अगर नहीं बने तो दूसरा क्वेश्चन कोई बनेगा भी नहीं, ठीक। अगला चैप्टर आता है आपका कृषि, ठीक है। कृषि में जो बेटा एक टॉपिक आता है ऑपरेशन फ्लड, ठीक, ये बिल्कुल पढ़ के जाना। ये जो मैंने कहा ना ऑपरेशन फ्लड है, ये इंपॉर्टेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जामिनेशन के लिए, ठीक। तो ये बिल्कुल आना चाहिए। झूम कृषि, ठीक है, झूम कृषि पढ़ के जाना, आप सभी को आता ही होगा, ठीक है। कृषि के प्रकार, ठीक है, और रबी खरीफ जायद, ये आपको पढ़ के जाना यहाँ से, बस इतना ही आप पूछता है इस चैप्टर से। अगर पूछेगा तो ऑपरेशन फ्लड पूछेगा सबसे पहले, सेकंड नंबर पर झूम खेती पूछेगा, ठीक। ऑप्शनल में रबी खरीफ जायद की फसल पूछ सकता है, तो वो तो आप सभी को नॉर्मली सी बात है, क्लास 3 से सिखाया जा रहा है ना। अब बात करते हैं 5वां चैप्टर आता है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ठीक है। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें का इंपॉर्टेंट टॉपिक एक ही टॉपिक है जो जब पूछा जाता है तो बार बार पूछा जाता है कि बेटा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत तथा गैर परंपरागत स्रोत। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत आपको पढ़ने हैं और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत पढ़ने हैं। इस चैप्टर से यही आएगा और इतना ही आता है, तो आपको पहले ये चैप्टर कंप्लीट करना है। कौन सा, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसमें से मैंने क्या बताया, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, जैसे कि आपकी पवन चक्की हो गई है ना, ये सब इसी के अंतर्गत है, ठीक है। तो आपको पढ़ के जाना है आराम से। धात्विक खनिज क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। धात्विक खनिज क्या, ये 2 नंबर में आ सकता है। धात्विक खनिज से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो कुछ आप लोग कहोगे धातुओं के खनिज को हम धात्विक खनिज कहते हैं, ठीक। इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं कि विनिर्माण उद्योग। अगला चैप्टर आपका आता है 6ठा नंबर चैप्टर है,
ठीक है, भूगोल का छठा चैप्टर है विनिर्माण उद्योग। ठीक है, तो इसके अंतर्गत एक ही क्वेश्चन आता है, वो आपको आना चाहिए कि उद्योग पर्यावरण को किस प्रकार से दूषित करता है। ठीक है, ये इतनी चीजें थी। आप पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे के चैप्टर भी हम लिख देते हैं। बच्चा लोग स्क्रीनशॉट हो गया है ना। अब हम देखते हैं जो आगे के कुछ चैप्टर बचे हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपका एक चैप्टर आता है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, है ना, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक्स की, है ना। जैसे अगर बात करते हैं इसमें दो ही चीज़ है इस चैप्टर का, अगर बोले तो अगर क्या ही पढ़ना चाहिए हमको, एक तो पढ़ना चाहिए सड़क परिवहन क्या होता है, दूसरा रेल परिवहन। ठीक है, ये चीज़ हमको आनी चाहिए इस चैप्टर से। बस अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकता है, जहाँ तक मेरे हिसाब से तो बनेगा नहीं, अगर बनेगा तो यही दो चीज़ें आपको पढ़नी है और आप पढ़ के ही जाइएगा। ठीक, अब बात करते हैं संघवाद क्या है। संघवाद की प्रमुख विशेषताएं, पहले समझेंगे कि संघवाद क्या है, फिर पढ़ेंगे संघवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, और भारत में संगठन। देखो संघवाद है क्या एक्चुअल में, आपको आपके सर ने पढ़ाया होगा, लेकिन बता देते हैं संघवाद क्या होता है। बेटा, सरकार की एक ऐसी प्रणाली होती है, ठीक है, जिसमें राजनीतिक शक्तियों का बंटवारा जो होता है वो दो भागों में किया जाता है। एक तो किया जाता है केंद्र सरकार के लिए, एक और राज्य सरकार के लिए। देखो दो सरकार से होती है आपकी, केंद्र सरकार, एक केंद्र की सरकार होती है जिसका जो मुखिया होता है प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, एक राज्य की शक्तियाँ होती हैं जिसका मुखिया कौन सा होता है, आपका मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, तो ये जो संघीय शक्तियाँ हैं इनका जो बंटवारा हुआ है राजनीतिक शक्तियों का, ये इसी प्रणाली के अनुसार हुआ, संघवाद की प्रणाली के अनुसार। तो सरकार गवर्नमेंट की एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत हम शक्तियों का क्या करते हैं, राजनीतिक शक्तियों का बंटवारा दो हिस्सों में करते हैं, एक केंद्र सरकार में, दूसरा राज्य सरकार में। ठीक, हालांकि ये इतना सफिशियंट है आपके लिए, बाकी आपको पढ़ के जाना है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि विकेंद्रीकरण। ठीक है, भारत में विकेंद्रीकरण क्या है, सबसे पहले बात करेंगे विकेंद्रीकरण, उसके बाद भारत में विकेंद्रीकरण। ये टॉपिक बन सकता है, इंपॉर्टेंट में भी है, अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा भी हाई रहा तो आपको ये दोनों चीज़ें मिलेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट में आती है, अगर पेपर का लेवल थोड़ा भी कह सकते हैं अगर हार्ड रहा तो ये चीज़ आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो ये एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको पढ़ के जाइएगा, थोड़ा सा बेहतरीन ढंग से पढ़ के जाइएगा। ठीक, अब बात करते हैं कि भारत में लोकतंत्र। ठीक है, सभी को पता है, आप इस क्वेश्चन से वाकिफ हो, और ये पूरा चैप्टर, इस पूरे चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आएगा, भारत में लोकतंत्र क्या है। ठीक है, व्हाट इज डेमोक्रेसी इन इंडिया। ठीक है, यानी कि लोकतंत्र है क्या। ठीक, तो ये आपको पढ़ के जाना है। ठीक, अब बात करते हैं विकास। विकास का जो चैप्टर है उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है, अगर बनेगा तो विकासशील देशों की और विकसित देशों की विशेषताएं क्या हैं, ये आपको पढ़ के जाना है। अगर क्वेश्चन बनता है तो पूछेगा विकसित देशों की विशेषताएं क्या हैं, या फिर विकासशील देशों की विशेषताएं क्या हैं, या विकसित और विकासशील देश में अंतर लिखिए। ठीक, तो आप लोग आराम से लिख देंगे। ठीक है, अब बात में आता है भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आपको मिलेगा, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं, द्वितीयक क्षेत्र क्या होते हैं, कौन से क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र बोलते हैं ना, ये क्वेश्चन प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक का, जहाँ से किसी चीज़ को बना रहे हो प्राथमिक क्षेत्र हो गया, उस चीज़ को मॉडिफाइड करके हम एक विशेष, जैसे कि हमने कहा आटा बना रहे हैं, मैंने कहा गेहूँ हमने लगाया, ये प्राथमिक क्षेत्र हो गया, उसी गेहूँ से ब्रेड बन रहा हो द्वितीयक क्षेत्र हो गया, उस ब्रेड को हर मार्केट में मतलब हर लोगों तक पहुँचाया जा रहा हो तृतीयक क्षेत्र हो गया ना, तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। सारी चीज़ें आपको बेहतरीन ढंग से आनी चाहिए और आती होंगी। ठीक, अब बात करते हैं कि मुद्रा और साख। ठीक है, मुद्रा और साख का जो आपका छठा चैप्टर है, इसमें से एक चीज़ आपको आनी चाहिए, वो चीज़ क्या है, वस्तु विनिमय क्या है। ठीक है, यानी जब चीज़ों का आपस में हम बदलाव करते हैं कि भाई जो है मान लीजिए किसी के पास चावल है, किसी के पास गेहूं है। ठीक है, उसको गेहूं की आवश्यकता है, उसको चावल की आवश्यकता है, वो कहेगा भाई मुझको गेहूं दे दीजिए, वो कहेगा आप मुझसे चावल ले लीजिए। तो दोनों की आवश्यकताएं पूरी हो रही है ना, तो ये वस्तु विनिमय हो गया है। वस्तु विनिमय कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ के जाना है। ठीक, स्वयं सहायता समूह क्या है, स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं, या स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन मिल सकता है, आप इसको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, वैश्वीकरण तथा भारत की अर्थव्यवस्था लास्ट टॉपिक है। ठीक है, और वैश्वीकरण तथा भारत की अर्थव्यवस्था से एक ही क्वेश्चन बनेगा, वो बनेगा वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, या वैश्वीकरण क्या है। ठीक, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, या फिर वैश्वीकरण है क्या। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसमें से पढ़ करके जाना है। और मैंने जैसे कहा कि सबसे पहले आप यहाँ से आइएगा, जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड, ये सब चीज़ों के बारे में बेहतरीन ढंग से तैयारी करिएगा। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद सबसे अच्छा कह सकते हैं कि जो है चैप्टर है। पूरी सोशल साइंस के अगर आप मन से पढ़ोगे तो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। रॉलेट एक्ट, सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन का विरोध, ठीक, सविनय अवज्ञा,
आंदोलन, सत्याग्रह, गांधी जी का योगदान, ये सारी टॉपिक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण और रुचिकर टॉपिक अच्छे लगते हैं पढ़ने में। ठीक है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना में लॉर्न का हो गया आपका जो है, और यहाँ से विश्व युद्ध हो गया, ठीक है यार, ब्रिटेन वुड्स समझौता हो गया, ये आपको आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप बेहतरीन ढंग से पढ़िए और जो है कह सकते हैं जितने टॉपिक मैंने आपको बताया है, ठीक, ये सारे के सारे टॉपिक बेटा आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर अभी से आप इन सारे टॉपिकों को देखोगे, ठीक है, अगर 2-2 घंटा हर एक टॉपिक को दोगे तब भी जो सोशल साइंस का एग्जाम है वो आपका बहुत बेहतरीन एग्जाम जाएगा। देखो एक चीज़ तो आपको पता है भाई साहब कि जो सोशल साइंस का एग्जाम है वो अपने आप में एक कह सकते हैं थोड़ा सा बड़ा एग्जाम बन जाता है, क्योंकि देखो बड़ा एग्जाम इसलिए बन जाता है कि सोशल साइंस का जो सिलेबस है वो है बड़ा। ठीक है, अब उस बड़े से सिलेबस से आपका 70 नंबर का पेपर बनना है। ठीक है, अब वो पता नहीं कहाँ कहाँ से रख दें, तो अब पूरी किताब तो हम पढ़ पाना भाई मुश्किल है, किसी के लिए भी पूरी किताब को याद करके एग्जाम देने जाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो हम उन सभी टॉपिकों पर जो है चर्चा कर सकते हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज हम वही टॉपिक लेकर के आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से, यूपी बोर्ड की पैटर्न की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पूछे ही जाएंगे। तो ये टॉपिक अगर आपकी कंप्लीट है तो आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए और जाइए एग्जाम दीजिए। आई होप दैट जो है ये आप कम से कम इसमें 60 या 65 नंबर का आपको एग्जाम में मिलने वाला है। तो ठीक है, आप ये वीडियो दूर तक शेयर कर दीजिएगा ताकि सारी चीज़ें सभी तक पहुंच जाएं। ठीक है, और इसके बाद जो है जो आपका अगला सब्जेक्ट होगा उसकी भी वीडियो लेकर के आई जाएंगी। आप पढ़ते रहिएगा, लगातार नोट्स बनाते रहिएगा बेटा। आप सभी का धन्यवाद।